कि चलो वाइस चांसलर से बात करते हैं। तो एक दिन गए हम लोग वाइस चांसलर से बात करने। तो वाइस चांसलर साहब ने कहा तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन एक ही बात मुश्किल है कि इसका मैं अपॉइंटमेंट करूं कैसे, इसके पास डिग्री नहीं है। मैंने कहा इस आदमी के पास मान लिया है कि डिग्री नहीं है, लेकिन इसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए, और अगर ये आदमी मर गया तो इसके साथ ये ज्ञान भी चला जाएगा। और आपका काम नहीं है क्या ये, कि काम तो है बराबर है, सब बात है, लेकिन तुम बताओ कि मैं सरकार को क्या लिख के भेजूं कि मैंने एक नया लेक्चरर अपॉइंट कर लिया है, उसको तनख्वाह देनी है, तो उनको कुछ दिखाना पड़ता है। अब इसके पास डिग्री नहीं है तो दिखाऊंगा क्या, तो तनख्वाह कहां से आएगी। मैंने कहा तनख्वाह की आप मारिए गोली, हम कोशिश करके अपनी जेब से इसको तनख्वाह देंगे, आप इसको रख लीजिए यहां। मैं चाहता हूं कि ये आ गया वापस ना चला जाए सरगुजा में, कहीं ये मर गया तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा, सीखने को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो 10-15 दिन रहा, और 10-15 दिन रहने के बाद भाग गया वहां से रात में। और उसके पास में जब दोबारा गया उससे बात करने के लिए, तो उसने कहा कि तुम्हारे यहां मेरी बात बैठने वाली नहीं है और मैं वहां रह नहीं सकता, तुमको अगर सीखना है तो मेरे पास आ जाओ, यहां एक स्कूल खोलो, मैं तुमको सिखाता हूं स्टील कैसे बनती है। अब उसकी एक दूसरी तकलीफ और है, वो आदमी, उसके पास ऐसे 40 लोग हैं सरगुजा में, जिस गांव में वो रहता है आजू बाजू में उसके पास 40 लोग हैं। उन 40 लोगों का एक प्रदर्शन हम अगली साल करने जा रहे हैं बनारस में, और मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं। अगली साल हम बनारस में एक साइंस मेला करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस का, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस साइंस का एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं। उसमें उन 40 लोगों को हम लगाएंगे, उनका स्टॉल बनाएंगे, और उनके स्टॉल पे हम दिखाने वाले हैं कि वो स्टील कैसे बनाते हैं। आपको मौका मिले आप जरूर आइएगा, मेरा व्याख्यान के बाद मेरा एड्रेस ले लीजिएगा। तो उनकी जो एक दूसरी प्रॉब्लम है वो हम सब समझें सीरियसली, कि उस गांव में ऐसे 40 लोग हैं जो आज भी जानते हैं कि स्टील कैसे बनता है, उन्होंने अपने दादा परदादा पुरखों से सीखा है स्टील बनाने का काम। अब उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे देश में एक कानून है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, वो उनके लिए सबसे बड़ा अड़चन है। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1865 का ये कानून है। तो ये कानून जो बन गया है जब से, तब से उन लोगों का रॉ मटेरियल लेना बंद हो गया, वो जंगल से रॉ मटेरियल नहीं ले पाते। अब वहां खदाने हैं, माइंस हैं, आयरन ओर वहां बेस्ट क्वालिटी का है। दो ही जगह पर हिंदुस्तान में बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, या तो गोवा में है और या तो सरगुजा के इलाके। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है। वो लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से वो कानून लागू है तब से वो गांव के लोग जंगल की खदानों से आयरन ओर ला नहीं सकते, और अगर वो ले आए तो वो गैर कानूनी होता, और कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं तो जेल के अंदर कर देते हैं। और तकलीफ दूसरी क्या है कि उसी सरगुजा के इलाके से बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जापान की एक कंपनी निप्पन डेर्नो खोद खोद के ले जाती है। 4 जहाज रोज भर के जाते, 4 जहाज आयरन ओर के, और वो जापान में स्टील बनता, वो वापस हिंदुस्तान में आके बिकता। और इस नजदीक के गांव के लोग कहते हैं हमको ये दे दो आयरन ओर, तो कहते हैं नहीं, कानून ऐसा है इस देश। अब अंग्रेजों ने वो 1865 में कानून बना दिया था, उस कानून के आधार पर इस देश के आदिवासियों को जंगल की संपत्ति लेने से रोक दिया गया था। तो वो आदिवासी बेचारे संपत्ति ले नहीं पाते, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो मर रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। मेरी चिंता यह है कि वो 40 अगर जिंदा नहीं रहे तो इस देश में ज्ञान का जो आखिरी भंडार खुलने की संभावना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान किसी किताब में उपलब्ध नहीं है। मैंने बहुत लाइब्रेरी तलाशे इस देश में, IITs में गया, कहां कहां नहीं गया, किसी भी लाइब्रेरी में इंडियन स्टील की इंडियन स्टील जो बनता रहा कभी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, उसकी हिस्ट्री कहीं भी नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी में। तो होना चाहिए वो सब, लेकिन करेगा कौन? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ये चूंकि इंटरेस्ट नहीं है हमको, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे देश में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था अब तक 50 साल में, वो नहीं बन पाया। और इसके विपरीत दूसरे देशों में अगर कोई पुरानी उनके पास कोई टेक्निकल वो है, नो हाउ, उसको वो प्रिजर्व ही नहीं करते हैं, बल्कि लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे देश में ये नहीं हो पाता, सरकार की गलत नीतियों के कारण। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, कोयम्बटूर के इलाके में कभी आपको मौका मिले तो आप घूमिए, मैंने 30-40 गांव घूमे हैं, वहां पर डाइस बनाने वाले लोग हैं, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की डाइस बनाते हैं कि जर्मनी से एक ऑर्डर आया है, और जर्मनी का एक आदमी उस इलाके में घूम के आता है, उसने भारत सरकार को शर्त लगाई है कि कोयम्बटूर के गांव के लोग जो बनाते हैं वही हमको चाहिए। अब उनकी मुश्किल क्या है कि कोयम्बटूर के आसपास के गांव में जो डाइस बनाने वाले लोग हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, वो पढ़े लिखे नहीं,
वो साक्षर नहीं, उनको ए फॉर एप्पल नहीं आता, बी फॉर बॉय नहीं आता, उनको बाकी बहुत कुछ आता है। तो हम लोगों ने मान ये रखा है कि वो तो बेवकूफ है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है। तो साक्षरता वाले उनको जाके सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। एक दिन मैं पहुंचा तो साक्षरता वाले बैठे हुए थे, उनको सिखा रहे थे। मैंने कहा बेवकूफो, तुम इनसे सीखो, तुमको कुछ नहीं आता जो इनको आता, और तुमने इनको ए फॉर एप्पल सिखा भी दिया, बी फॉर बॉय सिखा भी दिया, तो इनके किसी काम आने वाला नहीं है। ये तो जो ज्ञान जानते हैं, जो इनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का हमारे देश के लिए फायदा मिले, उस दृष्टि से इनसे सीखने जाओ, ना कि इनको सिखाने। अप्रोच ये होने की जरूरत है, लेकिन नहीं है। और ऐसे ही एक दो नहीं है, हम लोग पिछले कुछ सालों से लिस्ट बना रहे हैं। ऐसे कुछ 36 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी कभी थी और आज भी हो सकती है, बशर्ते उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनोवेट करने की जरूरत है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उसको करेगा कौन? हर एक को तो अमेरिका जाने की पड़ी है इस देश में, हर एक को तो यूरोप जाने की पड़ी है इस देश में। किसी को भी तो इस देश की इंडस्ट्री में और इस देश की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी भी राष्ट्र प्रेम सिखाता नहीं। ये मेरे ही देश का एजुकेशन सिस्टम है जो मुझको राष्ट्र प्रेम नहीं सिखाता, और इसलिए मुझे कभी भी दर्द नहीं होता जब इस देश से भागकर मैं किसी दूसरे देश में पहुंच जाता हूं। तो नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान ये हो रहा है कि हम जा तो रहे हैं बाहर, 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो अभी भी जिंदा है, कहीं कहीं मरती हुई दिखाई दे रही है, उसको अपग्रेड करने के लिए जो हमको नौजवान चाहिए वो मिलते नहीं है, और वो देश का ही नुकसान है, किसी और का नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपसे ये अपील भी करने आया हूं कि आप में से कुछ नौजवानों को अगर थोड़ी भी प्रेरणा मिले तो मैं अगले साल एक R&D का बड़ा सेंटर खड़ा करने जा रहा हूं, और शायद वो सेंटर वर्धा में खड़ा होगा, गांधी जी के आश्रम के बाजू में। वो सेंटर खड़ा करने के पीछे मेरा एक ही सपना है, सिर्फ 1 पॉइंट एक सपना है मेरा, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कभी थी और आज भी कहीं है टूटी फूटी अवस्था में, उस टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत के हिसाब से हम कैसे मॉडिफाई करें और कैसे वो एप्लीकेबल बने और कैसे फंक्शनल बने ताकि वो इस देश के काम में आए। एक तो ये काम है दोस्तों, और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। ये इतना बड़ा काम है, मैं आपको एक ही इशारे से कहना चाहता हूं कि इस देश में कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। चूंकि अंग्रेजों के कुछ सर्वे हैं, हमने तो कभी सर्वे भी नहीं किए हैं इस देश में। अंग्रेजों के सर्वे से अंदाजा लग रहा है कि इस देश में स्टील बनाने की इंडस्ट्री कितनी डेवलप थी। एक याद आ गया तो कह दूं, हमारे देश में एक और रिपोर्ट है, उसी सर्वे में एक छोटी सी पुस्तक है, और वो छोटी सी पुस्तक है 1790 की लिखी हुई। और 1790 के साल में एक अंग्रेज ऑफिसर आया है हमारे देश में, उसकी लड़ाई हुई है हैदर अली के साथ। हैदर अली उस समय यहां का वो है, नवाब है, टीपू सुल्तान, ये इधर डेक्कन के इलाके का। तो हैदर अली से लड़ने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर आया, और वो अंग्रेज ऑफिसर पहले भी कई बार हैदर अली से लड़ चुका है। उस अंग्रेज ऑफिसर की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक है 30-40 पन्ने की। तो वो तो 30-40 पन्ने की पुस्तक है, बहुत अद्भुत पुस्तक है। तो 1790 के साल की लिखी हुई पुस्तक है, वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, धूल खा रही थी, उसको मैं ले आया। उसमें वो लिख क्या रहा है ऑफिसर? वो लिख रहा है कि मैं हैदर अली से युद्ध लड़ने गया और युद्ध में हार गया, और युद्ध में जब हारा है वो, तो हैदर अली ने उसकी नाक काट ली। हाँ, मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है तलवार से, और नाक काट के उसके हाथ में पकड़ा दी और कह दिया कि अब तुम जाओ। तो उस जमाने में क्या होता होगा, अंदाजा मैंने लगाया है। अंदाजे से यह लगता है कि उस जमाने में एक मुहावरा चलता था, आज भी है, कि नाक कटा के आए हैं, माने बेइज्जती करा के आए हैं। तो हैदर अली चाहता तो उसको मार देता, लेकिन वो मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है, और नाक काटकर उसके हाथ में पकड़ाई है और उसको कहा कि अब तुम भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना, अब की बार अगर आए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो ऑफिसर वहां से भागा, और हैदर अली की सीमा के बाहर जब वो निकला है तो एक गांव का जिक्र उसने किया है, वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, उस किताब में है। वो गांव की सीमा पर जब आया है तो एक नौजवान उससे मिलता है, और वो पूछ रहा है कि तुम्हारी नाक से इतना खून निकल रहा है, तुम जा कहां रहे हो? तो वो समझ नहीं पाया है, टूटी फूटी भाषा में उसने कुछ बताया है। तो वो नौजवान समझा है कि इसकी नाक कटी है, और हाथ में देख रहा है कि कटी हुई नाक है। तो उस नौजवान ने उसको इशारे से कहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी नाक जोड़ता हूं, माने ऑपरेशन करता हूं। तो वो ले गया, और उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है कुछ 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने सर्जरी की है, और सर्जरी करके उसकी नाक जोड़ी है, और 15 दिन वो उस नौजवान के साथ रहा है। उसके बाद वापस लौट के लंदन गया।
लंदन जाके उसका एक दोस्त है जिसको वो कहता है कि